सुमित्रा जी मंदिर के कीर्तन से लौटी थी कि देखा कि उनका बेटा आदित्य ऑफिस से वापस आ गया है। उसको देखकर सुमित्रा जी हैरान हो गईं। अरे बेटा, तू आज इस समय कैसे आ गया? अभी तो दोपहर का 12 बज रहा है। आदित्य ने नजर उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक परेशानी नजर आ रही थी। तभी कविता ने चाय रखकर कहा, आप चिंता क्यों करते हो? जल्दी ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। पहले आप चाय पी लो, थोड़ा हल्का लगेगा। यह सुनकर सुमित्रा जी हैरान हो गईं और झट से आदित्य से पूछने लगी, आदित्य, क्या हुआ है? बताता क्यों नहीं? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? आदित्य ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, कंपनी में मंदी चल रही है तो कुछ लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। यह सुनकर तो सुमित्रा जी के होश उड़ गए। वो आदित्य से पूछने लगी, आदित्य, अब कैसे होगा? नन्ही सी नन्ही की शादी के लिए तो हमने घर पर भी 3 लोन लिए थे। मैं तो सोच रही थी कि हालत खराब हो रही है। तू ही घर में इकलौता कमाने वाला था, अब तू भी घर बैठ गया। हे भगवान, यह कौन सी परीक्षा ले रहे हो? अपनी माँ को परेशान होते देखकर आदित्य ने कहा कि मम्मी, चिंता मत करो, मैं घर तो बैठा नहीं रहूंगा, दूसरी नौकरी जल्दी ही ढूंढ लूंगा। लेकिन तब तक घर संभाल कर करना होगा। पास में बैठी कविता ने कहा, मम्मी जी, यह तो बुरा समय है, एक ना एक दिन निकल जाएगा। मगर फिलहाल आपका बेटा दूसरा भी तो है, उसे भी तो हम मान सकते हैं। कविता की बात सुनकर आदित्य ने अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन इस बात से तो सुमित्रा जी को मिर्ची लग गई और तुरंत कविता पर नाराज होना शुरू कर दिया। जब तक यहाँ रहता ही नहीं तो उससे मदद मांगने की क्या जरूरत है? अरे, वो इतनी मेहनत करता है, उसे भी तो खर्चे हैं, वो भला कैसे मदद करेगा? यह सुनकर कविता ने गुस्से में कहा, मम्मी जी, आप भूल गए कि हमने उनकी कितनी मदद करी थी, जबकि हमारे पास इतने साधन भी नहीं थे। आज जब हम मुसीबत में हैं, तो क्या भाई से मदद मांगना गुनाह है? कविता का गुस्सा देखकर आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप दोनों शांत हो जाओ, मैं जल्दी ही कुछ कर लूंगा। सुमित्रा जी गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली गईं। तो कविता आदित्य से कहने लगी, आदित्य, तुम करण भैया से किसी नौकरी के लिए तो बोल ही सकते हो, क्या पता उनके ऑफिस में कोई जगह खाली हो। आदित्य ने कविता से कहा, कविता, करण तो इतने समय पहले ही अलग हो चुका है, मैं अब उससे कोई मदद मांगना नहीं चाहता। कविता यह सुनकर चुपचाप रह गई और उठकर रसोई में चली गई। कविता का एक बेटा भी था, जो अभी केवल 8 महीने का था। आदित्य की नौकरी जाने के कारण आज कविता को बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि सुमित्रा देवी को तो आदत थी कि वह कुछ न कुछ नंदिनी के घर खरीद कर पहुंचाती रहती थी। घर का खर्चा पहले ही इतना बड़ा हो चुका था कि आखिर क्या क्या काम करेंगे, यह सोचना पड़ रहा था। अब फिर भी कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कब तक रहना पड़ेगा। कविता ने अपनी बड़ी बहन रचना को फोन करके सारी बात बताई। तो रचना ने कहा, देख कविता, मैं तो कहती हूँ कि तू कोई नौकरी कर ले। तेरी सास ने तुझे कभी पहले नौकरी नहीं करने दी, मगर ये सही मौका है। अभी तो नौकरी कर सकती है और कोई मना भी नहीं करेगा, क्योंकि जरूरत है। अपनी डिग्रियों को बेकार मत जाने दे और अपने लिए कुछ कर। कविता फोन काटने के बाद अपनी बहन की बातों को सोचने लगी और रात के खाने के वक्त उसने सुमित्रा देवी के सामने कहा, अब जब तुम्हारी नौकरी चली गई है तो मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए। आदित्य, यह सुनकर सुमित्रा देवी आंखें फाड़कर कविता को देखने लगी। तो कविता ने कहा, मम्मी जी, आपने मुझे पहले कभी भी नौकरी की इजाजत नहीं दी, मगर अब तो मजबूरी हो गई है, अब मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। सुमित्रा देवी गुस्से में बोली, तुझे तो आवारागर्दी करनी है और तुझे अब बहाना भी मिल रहा है, मगर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आदित्य, तू जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ ले। आज एक ही दिन हुआ है, तभी इस महारानी ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। कहीं जिंदगी में ज्यादा दिन हो गए तो पता नहीं क्या करेगी। आदित्य डाइनिंग टेबल पर खामोशी से बैठा हुआ खाना खा रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे 15 दिन हो गए। तो उधर से सुमित्रा जी की बेटी नेहा ने फोन पर कहा, मम्मी, अभी तक भैया की नौकरी नहीं लगी क्या? यहाँ तो मेरे ससुराल में सास ससुर की शादी की सालगिरह की पार्टी होने वाली है। भैया खाली हाथ चले आएंगे तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। यह सुनकर सुमित्रा जी ने कहा, तो चिंता मत कर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तेरे ससुराल में तेरा सर हमेशा ऊंचा रहेगा। इसके बाद सुमित्रा जी ने
आदित्य से कहा, आदित्य, समधन जी का फोन आया था। उनकी शादी की सालगिरह की पार्टी है। हमको आने के लिए निमंत्रण दे रही थी। यह सुनकर आदित्य ने चुप होकर कहा, मम्मी, आप तो जानती हो ना कि अब मेरी क्या हालत है। छोटा मोटा गिफ्ट तो दे नहीं सकते, और बड़ा देने के लिए मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं हैं। यह सुनकर सुमित्रा जी ने कहा, अरे बेटा, मैं तो कह रही हूँ कि बहू के घर से पिछले महीने जो साड़ी आई थी ना, और कविता को जो अपने घर से चांदी के लक्ष्मी गणेश जी मिले थे, बस वही उपहार में दे देंगे। यह बात सुनकर तो रसोई में खड़ी कविता को लगा कि जैसे किसी ने पीछे से आकर झटका दे दिया हो। उसने तुरंत रसोई से आकर कहा, मम्मी जी, इतना बड़ा गिफ्ट देना तो जरूरी नहीं है। और फिर वो सब तो मेरी मम्मी ने मुझे कितने प्यार से दिया था। वैसे भी आप हर बार नेहा को मेरे गिफ्ट उठाकर दे देती हो। अगर ऐसी ही बात है तो हम जाएंगे ही नहीं। यह सुनकर तो सुमित्रा देवी का मुंह खुला रह गया, और वह बहुत जोर से घर में चिल्लाने लगी। बाद में आदित्य ने भी कविता को समझाने की कोशिश की, और अंत में कविता को अपने घर से आए हुए गिफ्ट नेहा के ससुराल में देने पड़े। उस दिन कविता के दिल पर बहुत चोट लगी, और वह सोचने लगी कि इससे पहले कि सासू माँ कुछ और उठाकर नेहा को दे दे, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आदित्य तो नौकरी मिल नहीं रही। अब घर का माहौल तनाव भरा रहने लगा था। सुमित्रा देवी हर वक्त घर में चिल्लाती रहती थी, अरे महारानी, ये लाइट तो बंद कर दे, कब से जल रही है। बिजली का बिल तेरा बाप भर देगा क्या। एक दिन कविता कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और बच्चे को चुप करा रही थी। उसने आदित्य को देखते ही कहा, आदित्य, मैं कब से परेशान हो गई हूँ, ये चुप ही नहीं हो रहा है। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और मुझे खाना भी बनाना है। तो आदित्य ने कहा कि चलो, इसको मैं संभालता हूँ, तुम जाकर थोड़ी चाय बना लो, मेरा भी मन कर रहा है। कविता ने उठकर जैसे ही रसोई में जाकर चाय चढ़ाई, तो सुमित्रा जी आकर पूछने लगी कि ये क्या हो रहा है। कविता ने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, इसलिए चाय बना रही हूँ, आप भी पियोगी क्या। यह सुनकर सुमित्रा जी का पारा हाई हो गया। अरे बहू, तुझे अकल कब आएगी। एक तो कंगाली, ऊपर से आटा गीला। जब तुझे पता है कि आदित्य की नौकरी नहीं है, तो ये फिजूल खर्ची क्यों कर रही है। चाय रहने दे और जाकर खाने की तैयारी कर। सुमित्रा जी गैस बंद करके चली गई, और कविता बस देखती ही रह गई। उसने कमरे में जाकर आदित्य से कहा, आदित्य, आखिर ये कब तक चलेगा। तुम कहीं कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। आदित्य कविता को परेशान देखकर बोला, कविता, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अरे चिंता के कारण तो मैं आजकल रात को भी नहीं सो पाता हूँ। 1 महीना होने को आ रहा है, और इतने इंटरव्यू देने के बाद भी कहीं से कोई खबर नहीं आई। बुरा समय है, थोड़ा इंतजार करो। कविता गुस्से से बिस्तर पर बैठ गई। मेरा बुरा समय तो पता नहीं कब से चल रहा है, तुम्हारा तो फिर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा पता नहीं कब खत्म होगा। इस घर में अपनी मर्जी से चाय तक बनाकर नहीं पी सकते। यह सुनकर आदित्य समझ गया कि हुआ क्या है, मगर कुछ कहते कहते भी रुक गया, क्योंकि घर की शांति भी जरूरी थी। माँ के खिलाफ जाना आसान नहीं था। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए, और एक दिन कविता एक मेल देखकर खुश हो गई। उसने तुरंत आदित्य को दिखाया। दोनों की आंखों में उम्मीद लौट आई। आदित्य ने कहा, चलो माँ को बताते हैं, और दोनों सुमित्रा जी के पास गए। सुमित्रा जी ने खुश होकर पूछा, क्या तेरी नौकरी लग गई। तो आदित्य ने कहा, नहीं मम्मी, नौकरी कविता की लगी है, वो भी सरकारी। यह सुनते ही सुमित्रा जी के चेहरे से खुशी उतर गई, मगर कुछ कह नहीं पाई। जल्दी ज्वाइनिंग लेटर आ गया, और कविता ने नौकरी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके बच्चे का सामान रखकर ऑफिस जाती, और पीछे से आदित्य बच्चे को संभालता। लेकिन सुमित्रा जी कोई मदद नहीं करती थी। उल्टा शाम को लौटने पर कविता को और काम दे देती थी। थकी हुई कविता चुपचाप सब करती रही, मगर धीरे धीरे टूटने लगी, और उसने उम्मीद की कि सास थोड़ा हाथ बटा दे, पर सुमित्रा जी ने साफ मना कर दिया। तब कविता ने कहा कि मैं नौकर रख लेती हूँ। इस पर सुमित्रा जी भड़क गई, और झगड़ा बढ़ गया। आदित्य सब देखता रह गया। कुछ दिन बाद सुमित्रा जी ने नेहा के घर करवा चौथ का शगुन देने की बात कही। इस पर आदित्य नाराज हुआ, मगर सुमित्रा जी ने कहा कि जब कविता कमाती है तो जिम्मेदारी भी उसी की है। यह सुनकर कविता का गुस्सा फूट पड़ा, और उसने कहा कि वह दो दो नौकरी कर रही है, एक घर की और एक बाहर की, फिर भी उसे कोई सहारा नहीं मिलता। उसने साफ कह दिया कि या तो घर में मदद होगी,
या फिर वह कोई बड़ा फैसला लेगी। अगले दिन जब कविता ऑफिस से लौटी तो वह अपना सामान पैक करने लगी। सुमित्रा जी ने देखा तो चौंक गई। आदित्य ने उन्हें एक कागज दिया, जिसे देखकर वह दंग रह गई। वह कविता का ट्रांसफर लेटर था। अगले दिन कविता ने बताया कि उसे दूसरे शहर जाना होगा, जहां उसकी बहन रचना रहती है, क्योंकि रोज 250 किलोमीटर आना जाना संभव नहीं है। यह सुनकर सुमित्रा जी घबरा गई और आदित्य से ट्रांसफर रुकवाने को कहा, मगर कुछ नहीं हो सकता था। जब जाने का दिन आया तो सुमित्रा जी रोने लगी और उसे रोकने की विनती करने लगी। आदित्य ने भी वादा किया कि अब वह घर के काम संभालेगा और उसे कोई परेशानी नहीं होने देगा। कविता ने कहा कि फिलहाल तो उसे जाना पड़ेगा, लेकिन वह कोशिश करेगी। दरअसल वह अपने भाई के घर चली गई थी ताकि सबक सिखा सके। उसके जाने के बाद आदित्य और सुमित्रा जी को उसकी अहमियत समझ में आई। आदित्य बार बार फोन करके ट्रांसफर के बारे में पूछता रहा। 1 महीने बाद कविता ने बताया कि वह वापस आ रही है। उसने ट्रांसफर रुकवा लिया है। जब वह लौटी तो घर में बड़ा बदलाव दिखा। सुमित्रा जी अब उसका टिफिन बनाती थी और आदित्य शाम को चाय बनाकर देता था। अब जाकर कविता को वो सुकून मिला जिसकी उसे तलाश थी। और कुछ समय बाद आदित्य की भी नौकरी लग गई। सुमित्रा जी भी अपने पोते को खुशी खुशी संभालने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।